कल वन्यजीव के लाभ हुए थे और वन्यजीव के संरक्षण के उपाय हुए थे। आज प्रश्न है पहले कुछ वन्यजीव में से। तो भारत में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया 1972 में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, उस अधिनियम में यह बताया गया है कि जो भी प्रतिबंधित जातियां हैं या जिनको सुरक्षित जातियां घोषित किया गया है, संकटग्रस्त जातियां घोषित किया गया है, जातियां घोषित किया गया है, उनका अगर कोई शिकार करेगा तो उनको कानून के दायरे में लेकर सजा का प्रावधान किया गया। यह कानून बना था 1972 में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। तो दो प्रश्न यहाँ पर कि भारत में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया 1972 में, ठीक है। दूसरा प्रश्न वन्यजीव की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का नाम बताइए, तो बताएंगे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। दोनों तरफ से याद करना प्रश्न को। दूसरा जो प्रश्न है वह IUCN का पूरा नाम लिखिए। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसका मतलब क्या? आगे बात आएगी कि IUCN का गठन क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी इस संस्था का गठन करने की, क्या क्या उद्देश्य थे इस संस्था के जिसके कारण यह संस्था बनानी पड़ी। तीसरा जो प्रश्न है वो है 1948 में प्रकृति की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN का गठन किया गया। कब बनाया गया IUCN का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। क्यों किया गया? प्रकृति के संरक्षण के लिए कि प्रकृति का अतिदोहन हो रहा था, प्रकृति में जो भी संसाधन है उसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा था, प्रकृति प्रदूषित हो रही थी। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1948 में एक संस्था बनाएगी जिस संस्था का नाम था IUCN। तो इसका उद्देश्य तो क्या था? प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए इस IUCN का गठन किया गया। कब हुआ? 1948 में। अगला जो प्रश्न है वह IUCN के द्वारा विलुप्त जातियों का, दो जातियां विलुप्त हो गई, ये परिभाषा लिखिए आप इनकी। तो जो जातियां विलुप्त हो गई अब वर्तमान में इनका कोई भी प्रतिनिधि प्रकृति में जीवित नहीं है। इनका रिकॉर्ड एक पुस्तक में रखा जाता है जिस पुस्तक का नाम होता है रेड डाटा पुस्तक या लाल आंकड़ा किताब या लाल आंकड़ा पुस्तक बोलते हैं। तो IUCN के द्वारा विलुप्त जातियों का रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर आएगा कि IUCN के द्वारा विलुप्त जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक या किताब में रखा जाता है? तो उत्तर लगाएंगे रेड डाटा पुस्तक में। रेड डाटा पुस्तक होती क्या है? क्या है रेड डाटा पुस्तक जो IUCN बनाई है? तो एक किताब होती है, वह पुस्तक जिसमें सभी संतापन जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। यानी जिन पर संकट है, जो विलुप्त होगी वो तो होगी, लेकिन अब है इनका प्रतिनिधि, आगे परिभाषा है यहाँ पर किनका प्रतिनिधि है, लेकिन निकट भविष्य में आने वाले समय में वो भी विलुप्त हो सकती है। तो इस बात का रिकॉर्ड रखा गया एक पुस्तक जिसका नाम है रेड डाटा पुस्तक। तो इस प्रकार की पुस्तक जिसमें सभी संतावन जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। चेतावनी की पुस्तक है ये एक तरह की कि ये जाति है, इस जाति का अब है वो गिने चुने सदस्य प्रकृति में है, लेकिन अगर इसका पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे भी भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। IUCN निम्न 5 जातियों को रेड डाटा पुस्तक में सम्मिलित किया है। रेड डाटा पुस्तक में किन किन जातियों को सम्मिलित किया गया है कि
जातियां कुछ समाप्त हो गई, जो कुछ जीवित हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें पहली जो जाति है वह विलुप्त जातियां। इसको बोलेंगे कौन कौन सी जातियां विलुप्त हो गई, इनकी परिभाषा को लिख दीजिए। संकरणीय जातियां कौन कौन सी हैं, क्या इनकी परिभाषा होती है। सवैध जातियां कौन सी हैं, दुर्लभ जातियां कौन सी हैं और अपर्याप्त जातियां कौन सी हैं। तो इन 5 पुस्तकों को 5 जातियों को रेड डाटा पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो आपका वन्य जीव के संरक्षण हेतु, वन्य जीव के संरक्षण हेतु कुछ सुरक्षित क्षेत्र हैं कि जो भी वन्य जीव हैं, जो गिनी चुनी संख्या की हैं, गिनी चुनी जातियां हैं, उनका अगर ध्यान नहीं दिया गया, उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो भी विलुप्त हो सकती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जहां पर रहने वाले क्षेत्र में कोई शिकार इनका नहीं कर सकता, कोई इनको सता नहीं कर सकता, कोई उसको तंग नहीं कर सकता, वहां पर सिर्फ यही रहेंगे। तो राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय पार्क आगे परिभाषा बताएंगे पर वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र या बायोस्फीयर। तो ये कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है। डाटा पुस्तक में जिन जातियों को दिया गया, पहले तो जाति है जिसको डाटा पुस्तक में लिखा गया है, इसका नाम है विलुप्त जातियां। क्या परिभाषा होती है इनकी, वे जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई तथा वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त जातियां कहलाती हैं। इस प्रकार की जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई और वर्तमान में जीवित नहीं है, अर्थात वर्तमान में इनका कोई भी प्रतिनिधि प्रकृति में जीवित नहीं है, इनका कोई भी सदस्य यहाँ पर जीवित नहीं है, विलुप्त जातियां कहलाती हैं। जैसे डायनासोर, डायनासोर विलुप्त प्रजाति है, पहले थे वो जीवित लेकिन फिर विलुप्त हो गई और आज जो वर्तमान है, वर्तमान में इसका कोई भी प्रतिनिधि प्रकृति में जीवित नहीं है। नंबर 2 पर संकटग्रस्त जातियां कौन सी होती हैं, वे जातियां जो निकट भविष्य में समाप्त होने के कगार पर हैं, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। अर्थात जो संकटग्रस्त जाति के कुछ सदस्य वर्तमान में हैं, इनके कुछ प्रतिनिधि वर्तमान में हैं, लेकिन अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में आने वाले समय में जो प्रतिनिधि हैं इनके वो भी समाप्त होने के कगार पर हैं। तो इनके संरक्षण की जरूरत है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये भी विलुप्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, इनका भी कोई भी प्रतिनिधि जीवित नहीं बचेगा। जैसे गोंडावणे, बब्बर शेर वगैरह, इनके कुछ संख्या में है ये प्रकृति में, गोंडावण है, बब्बर शेर है वगैरह है, कुछ संख्या में ये है जीवित, लेकिन धीरे धीरे वो किस ओर बढ़ रहे हैं, विलुप्त जाति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने इनको सुरक्षित श्रेणी में रख दिया। अगला जो प्रश्न है वो आएगा, गोंडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। राज्य फूल के बारे में मैंने चर्चा की थी कि राज्य फूल पढ़ाता है कि आज है राज्य पक्षी कौन सा है, गोंडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया है, यानी इसको कोई भी इनका शिकार नहीं कर सकता। अगर इनका शिकार करता है तो फिर वो कानून के दायरे में आ जाता है। नंबर 3 पर सवैध जातियां कौन सी होती हैं, वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। ये जाति ये तो हो गई, अगर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ये तो हो गई, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये इस श्रेणी में आ जाएंगी। और अगर सवैध जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं, जैसे सोन चिड़िया अब है गिने चुने के प्रतिनिधि, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। संकटग्रस्त में ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त की श्रेणी में आ जाएंगी। तो इस प्रकार की जातियां जो शीघ्र संकटग्रस्त होने की स्थिति में है सवैध जातियां कहलाती। उदाहरण लेते हैं सोन चिड़िया का। चौथी जो है वह दुर्लभ जातियां,
दुर्लभ जातियां। इस प्रकार की जातियां जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है, बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, तब निकट भविष्य में ये भी संकटग्रस्त हो सकती हैं तथा वे सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, पूरी प्रकृति पूरे विश्व में नहीं पाए जाते हैं। इनके कुछ सीमित क्षेत्र होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, काफी कम संख्या में पाए जाते हैं और इतनी कम संख्या में है पूरी प्रकृति में पाई भी नहीं जाती, संख्या कम है, सीमित क्षेत्र में रहती हैं। अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी फिर संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती है और संकटग्रस्त की श्रेणी आती है, धीरे धीरे विलुप्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो इस प्रकार की जातियां जिनकी संख्या विश्व बहुत कम होती है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं और सीमित क्षेत्र में पाई जाती है दुर्लभ जातियां कहलाती है, जैसे हिमालय भालू और विशाल पांडा। ये सिर्फ हिमालय के आसपास का जो थोड़ा सा क्षेत्र होता है वहां पे पाए जाते हैं, बहुत कम संख्या में हैं। अगला जो प्रश्न है वह अपर्याप्त जातियां। अपर्याप्त जातियां कौन सी होती हैं? वे जातियां जो पृथ्वी पर हैं, वर्तमान में है तो सही, लेकिन इसके वितरण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, अपर्याप्त जातियां कहलाती हैं। इनके कुछ प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि क्या नाम है इसका, कितना इसका जीवनकाल है, कहां पे पाई जाती है, किस क्षेत्र में रहती है, कितनी संख्या में है, इनकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, कब तक वो जीवित रहेंगे, कब वो समाप्त हो जाएंगे, इनके बारे में कोई भी जानकारी है वो किसी को भी नहीं है। इसलिए इसको अपर्याप्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहले बात करिए, इसके बाद में राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहले राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या होते हैं? वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र हैं और उस प्राकृतिक क्षेत्र में एक तो पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है? पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो वन्य जीव वहां पर रहते हैं, वो वन्य जीव और जो प्राकृतिक अवशेष हैं इनका संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। क्या क्या विशेषता है उद्यानों की? इन क्षेत्र में पालतू पशु की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, कोई भी पालतू पशु उसमें चराया नहीं जा सकता। दूसरा, इन क्षेत्र में कोई भी संस्था या व्यक्ति निजी कार्य में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, व्यक्तिगत या अपने निजी कार्यों के लिए इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों का नियंत्रण, प्रबंधन व नीति निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों का नियंत्रण करती है, वही प्रबंधन की व्यवस्था करती है और इनके लिए कैसा इनका विकास किया जाए, क्या नीति बननी चाहिए, इसके लिए जो जीव रहते हैं उसमें इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाए, सारा का सारा जो नीति निर्धारण होता है, प्रबंधन होता है, नियंत्रण होता है, वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यानी एक तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति निजी काम नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति निजी कार्य के लिए प्रवेश नहीं कर सकता, उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। इसमें जो भी प्राकृतिक संसाधन है इसका वो उपयोग नहीं कर सकता, जो भी वन्य जीव रहते हैं उनका शिकार नहीं कर सकता, उनको तंग नहीं कर सकता और जो प्राकृतिक अवशेष उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर प्राकृतिक अवशेषों के आधार पर जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो इनकी खोज करते हैं, इस तरह के अवशेष क्या थे, इनकी क्या संभावना बनती है, जो जीव जंतु हैं इनका जो इतिहास था वो क्या रहा होगा, इन सब के बारे में वो जानकारी जुटाते हैं। अब भारत में प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, यानी असम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में भी एक ही है जिसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश की है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी बंगाल में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, वो भी राजस्थान में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है। तो ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और इन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से दो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भी स्थित है। एक का नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उन दोनों का अपन वर्णन करेंगे कि कौन से जिले में है ये, कौन कौन से वन्य जीव उसमें प्रमुख रूप से हैं, कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, कब उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पहला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? दो राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों का वर्णन करेंगे। आगे बात आती है अभयारण्य किसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं कि अभयारण्य होते हैं। तो अभयारण्य किसको बोलते हैं? वे संरक्षित क्षेत्र जहां पर वन्य जीव की शिकार एवं आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। यानी ये कुछ क्षेत्र होते हैं जिसको अभयारण्य बोला जाता है। उस क्षेत्र विशेष में जो भी वन्य जीव रहते हैं उन वन्य जीव का कोई भी शिकार नहीं कर सकता, न कोई उसके साथ असुविधा कर सकता, न उसको कोई तंग कर सकता। तो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उनको अभयारण्य कहा जाता है। यानी वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर जो भी वन्य जीव रहते हैं उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं कर सकता, अभयारण्य कहलाते हैं। अब भारत में स्थित कुछ अभयारण्य कौन कौन से? भारत में मुख्य जिस तरह से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान के भारत में, तो भारत में मुख्य अभयारण्य कौन कौन से हैं? पहला नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर अभयारण्य है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हजारीबाग प्राणी विहार अभयारण्य है जो बिहार में स्थित है। नाल सरोवर प्राणी विहार है जो गुजरात में स्थित है। मनाली अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में है। चंदन प्रभाव प्राणी विहार है उत्तर प्रदेश में है। केदारनाथ प्राणी विहार है वो उत्तराखंड में है। तो ये मुख्य अभयारण्य हैं और कौन से किस राज्य में ये स्थित हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव, यानी राजस्थान में मुख्य वन्य जीव अभयारण्य किसके जिले में स्थित हैं और उन जो अभयारण्य हैं उन अभयारण्य में मुख्य कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, कौन से वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है। पहला अभयारण्य है सरिस्का नाम का। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है, अलवर में स्थित है। और हिरण और गोंडावन यहाँ के मुख्य वन्य जीव हैं। हिरण और गोंडावन का उस क्षेत्र विशेष में कोई भी शिकार नहीं कर सकता। दूसरा आपका दरा जो कोटा में स्थित है और वहां पर मुख्य जो वन्य जीव है वो बगेरा है। बगेरे के संरक्षण के लिए बनाया गया है, कोई भी वहां पर बगेरे का शिकार नहीं कर सकता। तीसरा माउंट आबू। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य जो शिरोई में स्थित है और जंगली मुर्गे का संरक्षण किया जाता है। मुख्य जो वन्य जीव जंगली मुर्गा है यहाँ का। चौथा ताल छप्पर जो चूरू में स्थित है और मुख्य जो वन्य जीव काला हिरण है। यहाँ पर काले हिरण का कोई शिकार नहीं कर सकता। तो 5 नंबर का है वो जवार सागर जो कोटा में स्थित है और घड़ियाल यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। अगला जो है वह सिप्तामत्ता वन्य जीव अभयारण्य जो प्रतापगढ़ में स्थित है और उड़न गिलहरी यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। बहुत
पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव भरने का प्रमुख वन्य जीव कौन सा है? उड़न गिलहरी। केला देवी वन्य जीव भरने करोली में है। रींछ यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। और नारगढ़ी जो जयपुर में स्थित है, तेंदुआ और सियार यहाँ के मुख्य वन्य जीव हैं। अगला जो पॉइंट है वो जीवमंडल या बायोस्फीयर ऋतु क्षेत्र, या तो इसको जीवमंडल बोलते हैं फिर उसको बोलते हैं बायोस्फीयर ऋतु क्षेत्र। कौन से क्षेत्र होते हैं? क्या परिभाषा होगी? व्यय प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हैं। जीवमंडल या बायोस्फीयर ऋतु क्षेत्र कहते हैं वहां पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक शोध करते हैं वहां पर। यानी वैज्ञानिकों के शोध के लिए, वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए एक शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। वहां पर कोई भी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती, किसी प्रकार कोई हलचल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वहां पर। तो कुछ क्षेत्र बना दिया सरकार ने वैज्ञानिकों के लिए जहां पर वैज्ञानिक अपना शोध कर सके, इनको जीवमंडल या बायोस्फीयर क्षेत्र बोलते हैं। विश्व में 128 देशों में 669 जीवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा सके। 128 देशों में 669 क्षेत्र इस प्रकार के बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ वैज्ञानिक ही शोध करते हैं। जिस तरह से जीवों के जीव वन्य जीव भरने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी कुछ क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो 128 देशों में 669 जीवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में भी वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए 18 जीवमंडल क्षेत्र हैं। 18 जीवमंडल भारत में भी 18 क्षेत्र इस प्रकार के घोषित करेंगे जहां पर सिर्फ वैज्ञानिक ही शोध करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। भारत में प्रथम जो जीवमंडल क्षेत्र था वो 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने 1986 में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए नीलगिरी में एक शांत क्षेत्र घोषित किया, शांत क्षेत्र जीवमंडल क्षेत्र बना दिया। अब भारत में प्रमुख जीवमंडल क्षेत्र कौन कौन से हैं? 18 भारत में मुख्य रूप से, तो 18 में से प्रमुख जीवमंडल क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है असमी, काजीरंगा और मानस, दो जीवमंडल क्षेत्र असमी जहां पर सिर्फ वैज्ञानिक ही शोध करते हैं, वैज्ञानिक शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कर्नाटक और केरल में नीलगिरी नाम का जीवमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में नंदा देवी नाम का जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया जहां पर सिर्फ वैज्ञानिक ही अध्ययन करते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नाम का जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में कान्हा नाम का जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। और एक जीवमंडल क्षेत्र राजस्थान में स्थापित किया गया जो थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत में प्रमुख जीवमंडल क्षेत्र घोषित हैं।